तो हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए एक सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का सेल साइकिल और सेल डिवीजन का एंड सेल डिवीजन का लेक्चर 9 करेंगे। लेक्चर 9 करने वाले हैं। लेक्चर 9 में क्या क्या करने वाले हैं उससे पहले हम लोग प्रीवियस लेक्चर यानी लेक्चर 8 को देखते हैं। लेक्चर 8 में हम लोगों ने क्या बात किया था? यहाँ पे हम लोगों ने मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के सारे स्टेजेस की बात कर चुके थे। यानी इसमें जो लैक्टोटीन स्टेज होता है उसकी भी बात हमने कर लिया, इसमें जाइगोटीन स्टेज होता है उसकी भी बात हमने कर लिया, इसमें पैचेटीन स्टेज होता है इसकी भी बात कर ली हम लोगों ने, इसमें डिप्लोटीन होता है इसकी भी बात कर ली थी हम लोगों ने, इसमें डाइकाइनेसिस होता है इसकी भी बात हम लोगों ने कर ली है, इसकी भी बात हम लोगों ने कर ली है। ये सब कुछ हम लोगों ने कर लिया है, सब कुछ। और एनसीईआरटी भी हम लोगों ने इसका पढ़ लिया है, देख लिया है। हम लोग लेक्चर 9 में इसी हिसाब से लेक्चर 9 में देखें तो क्या करेंगे, प्रोफेज फर्स्ट तो कंप्लीट हो गया है, तो हम करेंगे यहाँ पे मेटाफेज फर्स्ट। ये हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। हम लोग एक और करेंगे एनाफेज फर्स्ट, और हम लोग एक और करेंगे टेलोफेज फर्स्ट। देखो यहां तक करना है एटलीस्ट। ये 3 टॉपिक आज का हमारा टारगेट होगा, ये 3 टॉपिक हमको फिनिश करना है। अब लेक्चर 9 को स्टार्ट करने से पहले बहरहाल हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं। हम लोग लेक्चर 8 के अंदर जो जो हमने कल बात किया था उसको थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं, और इस रिकैप को हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिखते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिखते हैं। थोड़ा सा इसको पीछे से देखते हैं। चलो आज हम लोग थोड़ा सबसे पहले इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। एक बार हम लोग लेक्चर 8 को रिकैप कर लेते हैं, और रिकैप करने में हम ये इसलिए रिकैप कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको याद रखना बहुत जरूरी है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर देखा जाए तो इसे याद करना बहुत जरूरी है। सबको यही पा रहा रिकैप कर रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या मतलब, जो जो हमने कल पढ़ा था लैप्टोटीन के बारे में, याद जो जो रखना है, जिसे एग्जाम में डायरेक्ट सवाल, नीट एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आते हैं, वो मैं कर देता हूं अभी। लैप्टोटीन स्टेज में क्या होता है, जाइगोटीन स्टेज में क्या होता है, ये सारी बातें हमने कल तो डिटेल में पढ़ लिया था। अब मैं सिर्फ उन बातों को कर रहा हूं जो तुमको यहाँ पे याद रखना है। जैसे लैप्टोटीन स्टेज के अंदर क्या होता है, कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम होता है, तो तुम ये याद रखोगे। मेन बात ये है कि यहाँ पे कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम होता है, कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम होता है। ठीक है, और दूसरा बात इसमें जो तुम्हें याद रखना है कि क्रोमोसोम विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप्स। क्रोमोसोम विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप, अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। बस 2 बातें इसमें इंपॉर्टेंट है जो ये तुम्हें याद रखना है, ये लैप्टोटीन के फेज के बारे में। दूसरा, जाइगोटीन में जो इंपॉर्टेंट बात जो नीट में डायरेक्ट सवाल आ सकता है उसको मैं कर दूं। उसमें क्या है, जाइगोटीन में क्या हो रहा होता है, यहाँ पे साइनेप्सिस होता है, ये हम जानते हैं। यहाँ पे साइनेप्सिस होता है,
और साइनेप्सिस किसको कहते हैं? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, दो होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग यहां पे होता है। साइनेप्सिस किसकी मदद से होता है? तो एक प्रोटीन की होता है, साइनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स बनता है यहाँ पे, तो साइनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनेगा, फॉर्म होगा, साइनेप्सिस होगा, साइनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स बनेगा और क्या हो जाएगा यहाँ पे? बाइवेलेंट एंड टेट्राड का निर्माण यहीं पे होता है। जब पेयरिंग हो जाएगा, दो होमोलोगस क्रोमोसोम एक साथ आके मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? बाइवेलेंट क्रोमोसोम बन जाएगा, बाइवेलेंट क्रोमोसोम बन जाएगा, बाइवेलेंट क्रोमोसोम बन जाएगा। या फिर मैं उसको टेट्राड भी कह सकता हूं क्योंकि उसके अंदर 4 क्रोमैटिड्स हो जाएगा। टेट्राड इज फॉर्म्ड, टेट्राड इज फॉर्म, बाइवेलेंट एंड टेट्राड इज फॉर्म। जाइगोटिन के ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं सिर्फ उसी पॉइंट्स की बात कर रहा हूं जो नीट में पूछे जाएंगे। डिटेल हमने पिछले लेक्चर में बात कर दी है, यहां पे हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिकैप कर रहे हैं, याद करने के लिए आपको दे रहे हैं, एक तरह का शॉर्ट नोट आपके लिए हम तैयार कर रहे हैं। तीसरा जो है हमारे पास स्टेज है पैचेटिन, ये प्रोफेज फर्स्ट के स्टेजेस है, ये तो तुमको मालूम होगा, ये प्रोफेज फर्स्ट का स्टेजेस है। पैचेटिन, पैचेटिन में क्या होता है? अब वहां पे तो पेयरिंग हो चुका है, तो फिर यहाँ पे क्या होने वाला? फिर यहाँ पे क्या होने वाला? यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होने वाला है, क्रॉसिंग ओवर होगा, ओवरलैप कर जाएंगे। दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ओवरलैप टू ईच अदर इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या बनेगा? रिकॉम्बिनेंट निड्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है, जो हमने कल बताया था, रिकॉम्बिनेंट निड्यूल का फॉर्मेशन होगा। अगला कोई मैथ का बच्चा आ गया फिर। तो रिकॉम्बिनेंट निड्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से। सिर्फ रिकॉम्बिनेंट निड्यूल का फॉर्मेशन नहीं होता, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एक क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से यहाँ पे गांठ लग गई है ना, गांठ, इस गांठ को हम लोग क्या बोल रहे हैं? जैसे कि इस तरह से ना क्रॉसिंग ओवर होता है, बता देता हूं, जो हमने, ये मेरे पास एक क्रोमोसोम है और इसी का जोड़ीदार इसी जैसा दूसरा क्रोमोसोम होता है, उसको हम कहते हैं, दोनों को मिला के दोनों एक दूसरे का होमोलोगस है। तो जब ये दोनों का ये सिस्टर क्रोमैटिड्स है, इसका और इसका, एक क्रोमैटिड्स इसका, एक क्रोमैटिड्स इसका, आके आपस में मिलते हैं तो ऐसा कुछ बन जाता है, ठीक है, ऐसा कुछ बन जाता है, इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से यहाँ पे कुछ नोड बन जाते हैं, इसी को रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल कहते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल हुआ। दूसरा बात, इसका जीन इधर और इसका जीन इधर चला जाएगा, तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल भी हो रहा है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल भी हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल भी हम यहाँ लिखेंगे। एक सेकंड, exchange of genetic material, exchange of genetic material। एक और बात बोली थी कि जो बाइवेलेंट और टेट्राड यहां पे बना है, वो बाइवेलेंट और टेट्राड जो है यहां पे दिखता नहीं है, यहां पे दिखेगा। बाइवेलेंट और टेट्राड जो है, बाइवेलेंट एंड टेट्राड, टेट्राड आर क्लियरली विजिबल, आर क्लियरली विजिबल। जो बाइवेलेंट और टेट्राड है वो क्लियरली विजिबल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में, ये सब बहुत जरूरी है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। ये पॉइंट को याद रखना, अपने पास भी जो शॉर्ट नोट बनाना उसमें ये जरूर ऐड करना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आपको मैंने कहा कि नीट का हर क्वेश्चन होना चाहिए और आपका होगा, बस सिलेबस
में जितना मैं कह रहा हूं उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है ना उससे कम पढ़ना है। जा चलो बैक कर लेता हूं, चलो बाद में लिख सकते हैं। मैं और भी स्टेजेस हैं उनको भी बता देता हूं। सबसे पहले किट को ले लेता हूं, डप्लोटीन के बारे में भी बात कर लेता हूं। इसके भी बारे में कल हमने समझा दिया था, इसको भी हम रिकैप कर लेते हैं, इसको भी एक बार देख लेते हैं। डप्लोटीन स्टेज, और डप्लोटीन स्टेज में होता क्या है, तो होता क्या है, साइनेप्टेनमल कॉम्प्लेक्स जो जाइगोटीन में बना था उसका डिसोल्यूशन हो जाता है, वो डिसॉल्व होना लगता है। तो जैसे डिसोल्यूशन होता है ये शुरू हो जाता है, इनिशिएशंस of dissolution of synaptonemal complex which is formed in zygote, synaptonemal complex जो जाइगोटिन के अंदर बनता है वो यहां पे डिसॉल्व हो जाएगा। जब डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा समझ जाना कि क्या हो गया है, डिप्लोटीन स्टेज स्टार्ट हो गया है। जब बीच में अब साइनेप्टेनमल कॉम्प्लेक्स ही नहीं रहेगा, वो डिसॉल्व हो जाएगा, तो फिर क्रोमोसोम मूव्स अपार्ट, एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। फिर क्या होता है, क्रोमोसोम्स टेंड्स टू मूव अपार्ट। मैं लिखा क्रोमोसोम टेंड्स टू मूव अपार्ट, एक दूसरे से दूर जाना पसंद करेंगे वो लोग। और दूर जाने के चक्कर में एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाता है, एस शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैस्टमेटा बोलते हैं। तो डिप्लोटीन स्टेज में कैस्टमेटा नामक एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर है, उसका फॉर्मेशन हो जाता है डिप्लोटीन स्टेज में। एक इंपॉर्टेंट बात और है जो हम लोग रिप्रोडक्शन क्लास 12 के ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ह्यूमन के अंदर जो ओवम है, जो ह्यूमन फीमेल है, ओवम है, या फिर तुम इसको एग कह लो, या फिर तुम इसको oocytes कह लो, कुछ भी नाम ले लो, जूलॉजी के अंदर होता है। एक एक पढ़ते हैं हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, ओवम हो, एग हो, या इस oocyte हो, कुछ भी हो, ये चीज, इसका जो मियोसिस फर्स्ट है ना, इसका मियोसिस फर्स्ट ये जो है अरेस्ट हो जाता है, यानी अरेस्ट एट डिप्लोटीन स्टेज पे, इसका डेवलपमेंट अरेस्ट हो जाता है, यानी ये खुद अरेस्ट हो जाता है। डिप्लोटीन ऑफ मियोसिस फर्स्ट, डिप्लोटीन ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट, ऐसे बोलो, प्रोफेज फर्स्ट एंड ऑफ मियोसिस फर्स्ट, वहीं पर अरेस्ट हो जाता है और ये सालों तक अरेस्ट रहेगा। हम देखेंगे कि सालों तक अरेस्ट होगा ये देखो, फ्यू मंथ से लेकर फ्यू ईयर्स तक होता है ये अरेस्ट जो होगा, कब तक रहेगा। तो एनसीईआरटी लिखता है कि फ्यू मंथ से लेकर फ्यू ईयर्स तक हो सकता है ये। इसका आखिरी स्टेज डाइकाइनेसिस, इसको भी रिकैप करते हैं। डाइकाइनेसिस में आपको क्या क्या याद रखना है, फटाफट देखते हैं। डाइकाइनेसिस में मैंने क्या क्या बात कही थी, कि टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैस्टमेटा, कैस्टमेटा का निर्माण कहाँ पे हुआ था, डिप्लोटीन में, और खात्मा कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे डाइकाइनेसिस के जस्ट नेक्स्ट स्टेप, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ था डिप्लोटीन में और खत्म हो रहा है यहाँ पे, हो रहा है खत्म, यहाँ पे खत्म हो रहा है। फिर और क्या होगा, एक तो काम ये होगा, दूसरा कि जो सेंट्रोजोम्स है ना, जो तुम याद करो लेट प्रोफेज वगैरह में, तो लेट प्रोफेज में तुमने क्या देखा था कि सेंट्रोजोम्स मूव्स टू अपोजिट पोल, वो लेट प्रोफेज वाला काम ही डाइकाइनेसिस में हो रहा है। प्रोफेज फर्स्ट के ये लास्ट स्टेज है ना,
लेट प्रोफेज की तरह ही तो है, इसलिए कह रहा है सेंट्रोसोम्स मूव्स टुवर्ड अपोजिट पोल, अपोजिट पोल की तरफ जाएगा, अपोजिट पोल्स वहां जाएगा, सेंट्रोसोम्स मूव्स टुवर्ड अपोजिट पोल, ठीक है। और क्या यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये भी बात सुन लो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ब्रेक डाउन हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर अराइज हो जाएगा, यहां पे स्पिंडल फाइबर अराइज होगा, अराइज होगा, और भी बहुत सारे ऑर्गेनेली है वो डिसअपियर होगा, जैसे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियोलस, ऐसे ऑर्गेनेली जो है क्या होंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। ये सारी बात हमने कल बता दी थी, मैंने इसको रिकैप कर दिया। अब हम आज का नया टॉपिक शुरू करेंगे, ये तो हमने पुराना टॉपिक है कल जो हमने किया हुआ है, आज का हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। एक सेकेंड, यहाँ पे पेन ड्राइव होगा, देखिए वाला दूसरा वाला, सब लोग वैसे हम लोग एनसीईआरटी को कर लिए थे, ठीक है, हम चलते हैं, जब टाइम आएगा तो फिर से, एक्चुअली में हमने एनसीईआरटी को भी हमने यहाँ से पूरा रीड आउट करके दिखा दिया था। अब यहाँ से आगे हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। माय नेम इज गुलरेज अहमद, दिस इज माय ब्यूटीफुल चैनल गुलरेज एक्सेलेंट क्लासेस। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर को लास्ट तक देखें, अगर लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जो लोग नए हैं, वो बोलना वाला नहीं आता मेरे को। चलो एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट मुझे स्टार्ट करनी है, और वह है मेटाफेज फर्स्ट की। बहुत अच्छा है, बहुत आसान है, हमें जल्दी जल्दी करना है, ये आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक, आज का नया टॉपिक है मेटाफेज फर्स्ट। समझ में आपको आएगा मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट से पहले कंडीशन क्या रही होगी, कैस्मता का टर्मिनलाइजेशन हो गया है, तो जो न्यूड्यूल है ना, जो जंक्शन है, जो दोनों का मिलाप है, बिल्कुल टिप पे पहुंच गया। देखो ना किस इस तरीके का होगा मेटाफेज के कंडीशन में, मेटाफेजिक फर्स्ट के कंडीशन में क्रोमोसोम के साथ क्या हो रहा है। एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम है, यहां पे तभी पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, अभी जुड़े हुए हैं, अलग थोड़ी ना हो गए, पहले यहां तक जुड़े थे, अब सिर्फ टिप जुड़ा हुआ है इनका, यानी ऐसा वाला। ये क्या है, जंक्शन, ये वाला क्या है, जंक्शन। क्रोमोसोम अभी पेयर में है, एक जंक्शन के साथ ये पेयर में है। ह्यूमन सेल की बात करें तो ऐसे 23 पेयर होता है क्रोमोसोम का, इस तरीके से। हाउ मेनी पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, 23 होता है। मैंने एक का अभी दिखा रहा हूं, एक होमोलोगस क्रोमोसोम मेटाफेजिक फर्स्ट में जब इनिशियली स्टार्ट हो रहा होगा तो कैसा होगा, इस तरीके से होगा, वन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, उसका सेंट्रोमियर, एक सेंट्रोमियर यहाँ पे होगा, एक सेंट्रोमियर होगा। तो उसकी अगर बात याद करोगे ना प्रोफेसर, मेटाफेज, खाली मेटाफेज की, तो वहां पे सिर्फ क्रोमोसोम होते थे, नॉट अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, इसलिए वहां पे एक ही सेंट्रोमियर की बात होती थी। यहाँ पे दो सेंट्रोमियर है, दो क्रोमोसोम है, चार क्रोमेटिड्स है, दो काइनेटोकोर है, वहां पे दो काइनेटोकोर, एक सेंट्रोमियर थे। यहाँ पे हिसाब अलग हो रहा है, यहाँ पे इधर भी एक क्या होगा, काइनेटोकोर, और यहाँ पे भी एक सेंट्रोमियर, एक काइनेटोकोर, इसमें एक सेंट्रोमियर, एक काइनेटोकोर, यहाँ पे टोटल तो दो दो हो जाएगा। चलो
ये काइनेटोकोर है, तो इसको हम जानते ही हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर बोलते हैं, इसको काइनेटोकोर बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ जो अटैच्ड होगा वो कौन अटैच्ड होगा, ये स्पिंडल फाइबर अटैच्ड होगा, यहाँ पे ये स्पिंडल फाइबर अटैच्ड होगा, स्पिंडल फाइबर अटैच्ड होगा। ये स्पिंडल फाइबर है जो एराइज कहाँ से होता है, सेंट्रोसोम से होता है, और यहाँ पे आके अटैच्ड होता है। यहाँ पे अगर दिखाएंगे कैसे अटैच्ड होता है। ये क्रोमेटिड्स है, ये वाली चीज क्या है, क्रोमेटिड्स है। तो वन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है, 4 क्रोमेटिड्स है। वन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है, यानी 2 क्रोमोसोम एक साथ पेयर में है, 4 क्रोमेटिड्स है, एक काइनेटोकोर एक सेंट्रोमियर। वहां पे एक काइनेटोकोर, 2 काइनेटोकोर एक सेंट्रोमियर था। यहाँ पे देखो, एक काइनेटोकोर एक सेंट्रोमियर, वहां एक सेंट्रोमियर में 2 काइनेटोकोर था। किसमें माइटोसिस के प्रोफेज में, वो सब फर्स्ट नहीं होता, वहां पे सिर्फ प्रोफेज होता है। तो हमने पढ़े हुए थे, पिछला लेक्चर आप देख सकते हैं, ये हिसाब बन रहा है। ये तो मैंने एक क्रोमोसोम के साथ बताया, लेकिन एक्चुअल में क्या कंडीशन है इनिशियली मेटाफेज फर्स्ट में, तो तुम एक पूरा सेल देखो। ये एक ह्यूमन का सेल हो सकता है, किसी का भी सेल हो सकता है। मेटाफेज फर्स्ट शुरू होने से पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो डिसअपियर हो गया ना, उधर मैंने लिखा था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब, सारा का सारा क्रोमोसोम यानी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इस साइटोप्लाज्म में आ चुका है, इस साइटोप्लाज्म में आ चुका है। अब देखो क्या हालत चल रही है अंदर, इस तरीके से क्रोमोसोम पेयर में पड़े हुए हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। एक क्रोमोसोम हुआ, ये दूसरा क्रोमोसोम इस तरीके से, इस तरह से, कहीं इधर भी हो सकता है इसी तरीके का कंडीशंस। ये एक दूसरा पेयर हो गया, कहीं इधर भी हो सकता है इसी तरीके के। ऐसे 3 मैंने बना दिया, 23 पेयर होंगे। 23 पेयर थोड़ी ना बनाते रहे, 23 पेयर होंगे। नाम ऐसे दे देता हूं, जैसे कि ये पहला होगा तो ये दूसरा हो गया, कह देता हूं ये 23वां है, तो कुछ कह लोगे तुम, नहीं कहोगे ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एक सेंट्रोसोम्स है, ये सेंट्रोसोम्स अपोजिट पोल पे तो जा चुके थे, डाइकाइनेसिस में चले गए थे ये सेंट्रोसोम्स, ये सेंट्रोसोम्स है, सेंट्रोसोम्स है। सिर्फ मेटाफेज को याद कर लो, बहुत सारी चीजें मिल रही है उससे। बस वहां पे एक क्रोमोसोम होता था, यहाँ पे पूरा एक पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम है। सेंट्रोसोम ये भी है, सेंट्रोसोम वहां पे भी हुआ करता था। प्लस यहाँ पे थोड़ा सा बात ये है कि यहाँ पे एक सेंट्रोमेयर, एक काइनेटोकोर है, और एक स्पिंडल फाइबर है, ये भी बात आएगी। एक सेंट्रोमेयर, एक काइनेटोकोर, एक क्रोमोसोम में एक सेंट्रोमेयर, एक काइनेटोकोर और एक ही स्पिंडल फाइबर अटैच होता था। लेकिन अगर तुम मेटाफेज से मिला देते हो माइटोसिस के, एक क्रोमोसोम, एक सेंट्रोमेयर, 2 काइनेटोकोर, 2 स्पिंडल फाइबर था। उसको अगर याद करो तो, अगर तुम उसको कोरिलेट कर करके देखो तो, यहाँ पे देख लो, सब कुछ दिख रहा है तुम्हारे सामने है। क्या दिख रहा है तुमको, एक क्रोमोसोम है, एक सेंट्रोमेयर है, एक काइनेटोकोर है, एक स्पिंडल फाइबर है, सब कुछ एक एक है। और तुम क्या देख रहे हो, एक बात यहां पर लिखा गया इवेंट्स में, सबसे पहला इवेंट्स ये कि one spindle fiber from both opposite
वन स्पिंडल फाइबर, एक सेंटेंस में यहां पे बोल रहा हूं, तुम ध्यान से देखना। वन स्पिंडल फाइबर arise from both opposite poles, सेंट्रोसोम ऑपोजिट पोल पे क्या है, सेंट्रोसोम्स मौजूद है, arise from both opposite poles and attached with kinetochore of each chromosomes, kinetochore of each chromosomes। तो एक एक इधर से निकलता है, एक इधर से निकलता है, हर क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच हो रहा है, इसमें हर काइनेटोकोर के हर 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 क्या कहते हैं, वन काइनेटोकोर ऑफ ईच होमोलोगस क्रोमोसोम, वही सी है, ईच काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ऐसे भी यहाँ पे लिख सकते हैं। चलो हम लोग अलग से लिख देंगे जो लिखना, अभी पूरा समझ लेते हैं। इवेंट्स जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ हम अलग से भी बात कर सकते हैं। अब क्या हो रहा है, इसको क्या करेगा ये स्पिंडल फाइबर, क्या करेगा, पुल करेगा, पुल करेगा, पुल। जब स्पिंडल फाइबर पुल करेगा, खींचेगा, इक्वल फोर्स लगाएगा उधर और इधर, तो फिर क्या होने वाला है, वही होने वाला है जो मंजूर खुदा होगा। इस तरह से दिखेगा हमको, ये है इस तरह, यहाँ पे ये जंक्शन हमको दिखेगा, ये जो जंक्शन है, जंक्शन के साथ ये अटैच्ड है ना, जंक्शन का ये जंक्शन भी हमको दिखेगा, ये जंक्शन के साथ अटैच्ड है, जंक्शन याद रखोगे। यहाँ पे ये क्या, सेंट्रोमियर है, जितने क्रोमोसोम उतने सेंट्रोमियर और उतने ही काइनेटोकोर है। यहाँ पे ये थोड़ा अलग है, मेटाफेज में एक सी सेंट्रोमियर दो काइनेटोकोर होता था, लेकिन ये मेटाफेज फर्स्ट है, दोनों तरफ से खींचा है स्पिंडल फाइबर ने, तो इक्वेटोरियल प्लेट बन गया। वहां पे जैसे बनता था मेटाफेज में माइटोसिस के वैसी प्लेट बन गया, लेकिन यहाँ पे टू इक्वेटोरियल प्लेट बना है। एक को तुम ये वाली, इसको बोलोगे एक इक्वेटोरियल प्लेट, इसको बोलोगे ये एक इक्वेटोरियल प्लेट है, ठीक है, और ये दूसरा एक इक्वेटोरियल प्लेट है। यहाँ पे टू इक्वेटोरियल या मेटाफेजिक प्लेट बनेगा, टू मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन होगा, टू मेटाफेजिक प्लेट जो है यहां पे फॉर्म होंगे। बात समझ में आ रही है? टू मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन यहां पे हो रहा है, क्योंकि पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जो है अलाइन हुए हैं इक्वेटोरियल प्लेन पे, इसीलिए ऐसा हो रहा है। पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है वो अलाइन हुए हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे, इसीलिए ऐसा हुआ है। अब सबसे पहले जो जो हमने बात कही है वो लिख लेते हैं, हमने एकदम कंप्लीट पढ़ाई करना है, समझना भी है, लिखना भी है, क्योंकि बायो में फुल नंबर लेके आना है, 100% सबको लेके आना है, 350 से 360 के बीच में लेके आना है। तुम्हारे हाथ में है, तुम कितना भी पढ़ो। बहुत अच्छा टाइम टेबल हमने बना के दिया था, अगर तुम उसको नहीं फॉलो कर रहे हो तो देखो बहुत मार पड़ने वाली है। माँ बाप एक कुछ नहीं कहने वाले, लेकिन नीट के पेपर के बाद तुम अलीगढ़ में नहीं दिख पाओगे। तुम अगर जमालपुर में रहते हो तो उधर ही रहना, इधर मत आना। फिर जो फिरदौस नगर वाला उसको कहना वही रहे, एक तो वहां नहीं रहा, क्या होगा उसको, मलेरिया टाइफाइड। क्या मतलब, ऐसी यूट्यूब से ही काम चला ले रहा है क्या? शादी हो रही है उसकी? अच्छा ठीक है, बोला कि जल्दी निपट गया, सुन्नती फर्ज निभा रहा। चलो हम लोग एनसीईआरटी क्या कहता है वो देख लेते हैं एक बार। एनसीईआरटी बोलता क्या क्या है, यानी हम लोग उस बात को इवेंट्स में लिखते आए हैं ना अब तक, कि इसमें क्या क्या हुआ, हमने सब कुछ समझा दिया है, तुमको समझ में भी आ गया है, और बहुत आसानी से हम लिख सकते हैं इस पे। और दो ही लाइन लिखेंगे, एक कि यहाँ पे टू मेटाफेजिक प्लेट निकलता है, एक तो ये
कि वन स्पिंडल फाइबर, वन SF लिख देता हूं, वन स्पिंडल फाइबर अराइज फ्रॉम बोथ अपोजिट पोल्स। अपोजिट पोल पे कौन मौजूद है? सेंट्रोजोम्स मौजूद है। वहां से अपोजिट पोल में क्या है? सेंट्रोजोम। बहुत अपोजिट पोल पे जो है सेंट्रोजोम है, उस सेंट्रोजोम के अंदर से एक स्पिंडल फाइबर अराइज होगा एंड अटैच्ड विथ एंड गेट अटैच्ड with one kinetochore of homologous chromosome, homologous chromosome। homologous chromosome, ईच होमोलोगस क्रोमोसोम, ऐसे लिख दो ना यहाँ पे, ईच होमोलोगस। चलो मैं इसको मिटा के ही कर देता हूँ। ईच होमोलोगस क्रोमोसोम, ईच होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। एक लाइन तो ये तो जो एनसीईआरटी कह रहा, एनसीईआरटी को पढ़ते रहना जरूरी है, और हमने अब टारगेट रखा है कि हम एनसीईआरटी यही पे आपको पढ़ा दे। दूसरा, यहां पे टू इक्वेटोरियल प्लेन का फॉर्मेशन होता है। टू इक्वेटोरियल प्लेन या प्लेट कह लो, इक्वेटोरियल प्लेट या फिर मेटाफेजिक प्लेट। टू मेटाफेजिक प्लेट, इसको हम मेटाफेजिक प्लेट भी बोल सकते हैं, उसका ही फॉर्मेशन होता है, मेटाफेजिक प्लेट फॉर्म होता है। all because all chromosome align at a middle plane या equatorial plane। अब देखो 11th क्लास का एग्जाम आपको देना नहीं है, अब डायरेक्ट नीट देना है, तो इसलिए इतना सेंटेंस नहीं काफी है इतना। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ के हम लोग पढ़ेंगे एनाफेज। देखो दिमाग इधर उधर ना हो। एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट में क्या है? एनाफेज फर्स्ट में क्या देख रहे हो? एनाफेज में क्या होता था? सेंट्रोमियर स्प्लिट होती थी। पीछे माइटोसिस में देखना, पिछला लेक्चर, चौथा पांचवा समथिंग लेक्चर होगा, उसमें तुम देखोगे कि एनाफेज में क्या होता है। तो एनाफेज में हम देखेंगे यहां पे, वहां पे क्या देखते थे? एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट होता था। दिमाग इधर उधर जा रहा है, एक बार कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं। सुबह का वक्त ये होता है, थोड़ी देर तक 2 कप चाय की जरूरत होती है पूरी तरह से परसेंट बनाने के लिए, लेकिन टाइम कम होने की वजह से ऐसा नहीं हो पाता। एनाफेज में हम लोग सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है, यहां पे सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है, सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है। सेंट्रोमियर जब स्प्लिट होता है तो यहां पे क्रोमैटिड सेपरेट होते थे। मैं सिर्फ रिकैप कर रहा हूं, याद करो उन जिन तीनों को। क्रोमैटिड सेपरेट होते थे। अच्छा ये वाला लेक्चर शायद उसमें अभी डाला नहीं है, लेकिन उसमें ये होता था। यहां पे सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होते। तुम खुद देखो ना कंडीशन क्या है। इससे एनाफेज में जाने से पहले सेल के पास कंडीशन क्या है? इस तरह का कंडीशन है ना, क्रोमोसोम इस तरह से पड़े हुए, क्रोमोसोम ऐसे पड़े हुए, इस तरह से।
काइनेटिक नहीं बनाया अभी, लेकिन ऐसे खींचेगा तो खींचेगा तो ये टूटने की बारी नहीं आएगी ना। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ जो जंक्शन है ना, ये जंक्शन इसको टूटना चाहिए, ये जो जंक्शन है ना इसको टूटना चाहिए। यहाँ पे इसकी टूटने की बारी नहीं है, आसान ये होगा, ये टिप पे थोड़ा सा चिपका हुआ है, खींचने पे ये टूटेगा सबसे पहले। तो यहाँ पे सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं हो रहा है एनाफेज में, यहाँ पे डिसजंक्शन होगा। क्या होने वाला है, डिसजंक्शन। ये जो डायाड है इस पूरे को मिला के तुम क्या बोल रहे हो, डायाड। ये टेट्राड बोल सकते हो, टेट्राड बोलो अभी फिलहाल, टेट्राड बोलो क्योंकि 4 क्रोमेटिड्स है ना, तभी तुम बोल रहे हो टेट्राड। अब ये टेट्राड जो है ना ये सेपरेट होकर डायाड में तब्दील होगा, ये सब जो तो होगा क्या, यहां पे डिसजंक्शन होगा, जो जंक्शन है वो टूटेगा। हम बोलेंगे क्या कि डिसजंक्शन होगा, यहां पे जंक्शन ब्रेक होगा। जंक्शन क्या होगा, ब्रेक होगा, जंक्शन ब्रेक, ब्रेक जंक्शन, ये जंक्शन ब्रेक होगा, जंक्शन ब्रेक होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिसजंक्शन बोल रहे हैं। फिर उसमें क्या हो रहा है, डिसजंक्शन के बाद क्या होना है, अल्काल का यहाँ पे लगा होगा, टूट गया है, ऐसा हो गया डिसजंक्शन के बाद, ये सब मसला चल रहा है इस तरह से। जो पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम था वो अनपेयर हो गया है, यानी कि टेट्राड क्या बन गया है, टेट्राड क्या बन गया है, डायाड। अब इसको हम क्या बोलेंगे, डायाड बन गया है। तो टेट्राड से डायाड बन गया, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम जो है सेपरेट हो गए। तो यहां पे हो क्या रहा है, इसमें हो क्या रहा है, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, उसका सेपरेशन हो रहा। वहां सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स था, यहां पे सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम है, या होमोलोगस क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। पेयरिंग कहां पे हुआ था, जाइगोटिन में, और सेपरेशन यहां पे हो रहा है पूरी तरह से अलग। एनाफेज फर्स्ट में हो रहा है, पूरी तरह से अगर अलग अलग कहे तो एनाफेज फर्स्ट में हो रहा है। जस्ट अगर कंप्लीटली उल्टा माने ना तो ये जाइगोटीन का जस्ट उल्टा समझ में आ रहा है हमको, क्योंकि वहां पे पेयरिंग हो रहा था, यहाँ पे सेपरेशन हो रहा है, सेग्रीगेशन हो रहा है। कई बार सेग्रीगेशन लिखा होता है, इंग्लिश का खेल है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, टेस्ट वगैरह में वर्ड प्रॉब्लम में। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप बढ़ाएं, बायो का भी। दूसरी चीज कि जहां पे भी कोई नया वर्ड आए ना उसकी मीनिंग को सर्च करके देखें, डिक्शनरी का इस्तेमाल करें, जो भी है। लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम एग्जामिनेशन के दिन बन जाती है, आपकी स्पीड को डाउन कर देगी। आप पढ़े हैं, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन जो बायोलॉजी का वर्ड है, जैसे मैथमेटिक्स का वर्ड होता है, फिजिक्स का वर्ड होता है, बायोलॉजी में टर्म और टर्मिनोलॉजी और वर्ड्स बहुत सारे हैं। यहीं पे बच्चा फंसता है। पढ़ा हुआ सबका होता है, लेकिन वो नया टर्म से कुछ बात कह दे तो फिर समझ नहीं आता। जैसे एक आध बच्चे थे कि ये सेपरेशन है तो ठीक है, लेकिन जब सवाल मैंने सेग्रीगेशन दे दी तो कह रहे ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं था। एक छोटी सी बात है भाई, बात सेम है, सेपरेशन और सेग्रीगेशन का मीनिंग सेम है। अब बिल्कुल ही मीनिंग खराब होगा, इंग्लिश बिल्कुल खराब होगा तो नीट कैसे निकल जाएगा। ऐसे लोग क्यों डॉक्टर बन जाएंगे, दवाई का ही नाम नहीं पढ़ पाएंगे। फिर बाद में पता चला कि वो स्पेलिंग स्पेलिंग का फर्क होता है और उसकी वजह से दवाई अलग अलग हो जाती है, मेडिसिन अलग अलग हो जाती है। तो कुछ का कुछ दे दोगे भाई, तुम्हें वही नहीं समझ में आएगा तो कुछ का कुछ दे दोगे। अच्छा, मेडिकल में इतना सिलेबस है, जिसकी इंग्लिश कमजोर होगी वो कैसे पढ़ेगा, वहाँ कोई ट्रांसलेशन करने वाला थोड़ी ना आ रहा है, वहाँ पे इतना सपोर्ट थोड़ी ना है। यहाँ 11-12 है, एक से एक कोचिंग है, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारे कोचिंग है, बहुत सारे टीचर है, बहुत सारे मेंटोर है। वहाँ उस लेवल पे मेंटोर उतना नहीं है, सब हर कोई एमबीबीएस नहीं करा हुआ है इतना आसानी से। और एमबीबीएस जो करा हुआ है वो अपना जॉब करेगा, फिर आके आपको पढ़ाएगा, हमेशा कॉलेज में पढ़ाएगा। टाइम नहीं है उतना, एक आध दो ही चैनल है जो इससे हम काम करती है, इसके ऊपर समझाती है, लेकिन वो भी नहीं कि तुम्हें वर्ड मीनिंग एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ा रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है।
वो तो डायग्राम वगैरह बना रहे होते हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़ खत्म कर रहे होते हैं वर्ड्स वगैरह में। वही है, टाइफाइड समझा दिया, कुछ कुछ समझा दिया, वर्ड मीनिंग वगैरह प्रॉब्लम है, तो इस पे थोड़ा सा अलग से मेहनत किया जाए। चलो अब देखे ना, जब ये सेपरेशन हुआ, सेग्रीगेशन हुआ है इस होमोलोगस क्रोमोसोम का, तो एक बात और याद रखना कि इस क्रोमोसोम का हिस्सा टूट के इसमें गया होगा, इस क्रोमोसोम का हिस्सा टूट के इसमें गया होगा। ये तुम्हारे पल्ले अभी नहीं पड़ा होगा, तो मैं अभी पल्ले तुम्हारे पढ़वा देता हूं। क्या करें, कहां गए? देखना अभी ध्यान से, थोड़ा सा ऐसे बना लेता हूं मैं, ये एक क्रोमोसोम बना लेता हूं मैं इस तरह से। ठीक है, एक क्रोमोसोम बना लिया, एक दूसरा क्रोमोसोम मैंने बना लिया, और याद रहे कि जो इसकी पेयरिंग है, इसकी जो पेयरिंग है, ये कहां पे होती है? ये वाली क्रॉसिंग ओवर कह रहा हूं, कहां पे होती है? पैचेटिन स्टेज में। ध्यान दो, याद करो, पैचेटिन स्टेज में होता है, ऐसा होता है। फिर अगला स्टेज जो था डिप्लोटिन में, वहां एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनता था। अगला स्टेज जो डिप्लोटिन है, वहां पे ऐसे एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाता था। ऐसे एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाता था ये, इसको कैस्टमेटा कहेंगे। लास्ट वाला स्टेज डाइकाइनेसिस है, वहां पे टर्मिनलाइजेशन हो जाता था। वहां पे ये टर्मिनलाइजेशन हो जाता था, ये थोड़ा और एंड की तरफ चला जाता था, और यहां पे ये टूटता है। तो जब ये टूटता है ना, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता, टर्मिनलाइजेशन को हम नहीं दिखा दिया, चलो दिखा देते हैं वो भी स्टेज। एक डायग्राम और बना लेते हैं भाई। ये वाला फेस किसकी बात कर रहा हूं? ये तो आपका पैचेटिन का, पी का। ये वाला किसको कह रहा हूं मैं? डिप्लोटिन का है, डिप्लोटिन डिप्लोटिन डिप्लोटिन, ठीक है। और यार एक डाइकाइनेसिस का हम बना देते हैं। डाइकाइनेसिस के अंदर क्या हो रहा होता है? डाइकाइनेसिस के अंदर क्या हो रहा होता है, ये तुम्हें याद करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से एकदम टिप पे पहुंच गया होता है, थोड़ा सा ये दोनों इस तरह से। लेकिन यहां पे तो ये सेपरेट हो रहे हैं ना, यहां पे तो ये टूट रहे हैं, अलग हो रहे हैं। जब ये टूटेंगे ना, तब पीला वाला हिस्सा जब टूटेंगे, तो ये दिखना, ये एनाफेज फर्स्ट में टूटेंगे तो इस तरह से कि इसका हिस्सा इधर, इसका हिस्सा इधर, ऐसे मैं बना देता हूं। ये इधर चला जाएगा, देखो बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन डायग्राम बना के मैं बता रहा हूं, बिल्कुल कोई रटाने वटाने के काम नहीं कर रहा हूं, जैसा होता है वैसे मैं बता देता हूं। वो क्या रहा कि जब सेपरेशन हो रहा है ना, तो इसका हिस्सा टूट के उधर चला जा रहा है, उसका हिस्सा टूट के इधर चला रहा है। तो इसका जीन उधर, इसका जीन इधर, नई तरह का जीन बन गया। एक क्रोमोसोम का जीन दूसरे क्रोमोसोम में चला गया तो न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन बन गया। ये मुझे समझाना था कि एनाफेज फर्स्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, जिससे हमारा सबसे बड़ा मकसद पूरा होता है, कि यहाँ पे न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनता है। एक वहां पे हमने पैचेटिन में देखा था, क्रॉसिंग ओवर हो रहा था, तो इधर जीन इधर जा रहा है। यहाँ पे सेपरेशन के दौरान भी जो टूट के उधर जब जाता है, तो भी क्या हो रहा है? न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन, ओरिजिनली न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन यहीं पे फॉर्म हो रहा होता है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस इवेंट्स की, इस फेज की, कि आप न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन। अब सीधा सीधा मैं लिखना नहीं चाह रहा था कि
भाई सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम की वजह से यहाँ पे न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन बन जाता है, ये कई लोगों के दिमाग में नहीं आता है। जिनका बेस पहले से पढ़ा हुआ है तो ठीक आ जाता है, लेकिन अगर नहीं पढ़ा हुआ तो नहीं आता है दिमाग में। इसीलिए मैंने ऐसा किया। यहाँ पे ये तुम्हें समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या बनेगा, इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से क्या होगा, कॉज न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन होगा। न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस, genetic combinations, न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस। ठीक है, अगला पे लेते हैं। यहाँ पे नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनते हैं। न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस यहाँ पे फॉर्म होते हैं, न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन हो रहा है फॉर्म। ठीक है, एक चीज और, इसके लिए एक फार्मूला है कि कैसे पता करें कि कितना जेनेटिक कॉम्बिनेशन, कितने नए जीन बने हैं, इसको पता करना है। तो इसके लिए फार्मूला है, एम्स में पहले आया हुआ सवाल है लेकिन अब नहीं आता है, कि नंबर ऑफ जेनेटिक कॉम्बिनेशन निकालना है आपको, नंबर ऑफ जेनेटिक कॉम्बिनेशंस। तो मैं कह रहा हूं 2 के पावर n, 2 के पावर n, 2 के पावर n, ये वाला फार्मूला है। n फॉर क्या, नंबर ऑफ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। उस सेल के अंदर कितने होमोलोगस क्रोमोसोम है, क्योंकि याद रहना चाहिए कि जितने भी होमोलोगस क्रोमोसोम है उन सब की पेयरिंग एक साथ होगी, उन सब का सेपरेशन भी एक साथ होगा। जब ये डिस्जंक्शन हो रहा होगा ना तो एक साथ होगा, यानी सेपरेशन ऑफ वन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स and another pair of homologous chromosome, and separation of all pair of homologous chromosome occur simultaneously, एक साथ होगा, एक साथ होगा। तो अगर मान लेते हैं ह्यूमन के सेल में कितने पेयर है, 23 पेयर है, तो हमारे सेल में कितने जेनेटिक कॉम्बिनेशन यहां पे बन सकते हैं, नए जीन बन सकते हैं, बहुत ज्यादा, 2 के पावर 23। इसीलिए मियोसिस हो जाने की वजह से एक इंसान दूसरे इंसान से बिल्कुल सिमिलर कभी नहीं हो सकता। नए जीन बनाने की तुम्हें मालूम है, इसको अगर तुम पावर से मल्टीप्लाई करोगे 2 के 23 बार, तो कितना बड़ा जन बनेगा। 2 के पावर 23 है। पॉसिबल ही नहीं है कि दो इंसानों में जेनेटिक कॉम्बिनेशन रिपीट हो जाए, एकदम सेम एग्जैक्ट हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जितने भी है उनके अंदर ये न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन एनाफेज फर्स्ट में बहुत सारे बन जाते हैं, जिसकी वजह से कभी भी कोई दो इंसान सिमिलर नहीं होते, क्योंकि इस डिवीजन से, मियोसिस से बनना क्या, गैमेट से। कभी भी दो गैमेट सेम नहीं हो सकते तो दो इंसान भी सेम नहीं हो सकता, चाहे वो एक ही माँ बाप का औलाद क्यों ना हो, चाहे वो ट्विन्स ही क्यों ना हो। सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल अपीयरेंस सेम हो जाने से सेम थोड़ी ना होगा, जेनेटिक कॉम्बिनेशन सेम नहीं होता। खैर बहरहाल न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन कौन से फेज में आता है, तो एनाफेज फर्स्ट में आता है। नंबर ऑफ न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन निकालने का फार्मूला ये है, और ह्यूमन के अंदर ये 23 वाला लगाओगे, क्योंकि 23 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ह्यूमन में होता है, ह्यूमन के लिए है ये, ह्यूमन के अंदर 23 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसीलिए तुम यहाँ पे ये इतना मानोगे इसमें। ठीक है, और एक और बात हमने कह दिया, चलो इवेंट्स में हम लिखते हैं, इसमें बात में हम लिख देते हैं इवेंट्स में। इवेंट्स में हम क्या लिख रहे हैं, इवेंट्स में हम लिख रहे हैं कि यहाँ पे होता क्या है, इवेंट्स में होता क्या है, तो यहाँ पे होता है सेपरेशन या सेग्रीगेशंस, क्या, होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यू टू पुलिंग नेचर ऑफ स्पिंडल फाइबर, सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होता है, का सेग्रीगेशन होता है। कैसे होता है, ड्यू टू डिसजंक्शन, क्योंकि यहाँ पे डिसजंक्शन हो रहा होता है,
डिसजंक्शन हो रहा होता है, इसलिए यहाँ पे डिसजंक्शन हो रहा है। जंक्शन का टूटने को डिसजंक्शन कहते हैं। और मैं कह रहा हूँ कि सेपरेशन या सेग्रीगेशन ऑफ ऑल पेयर ऑकर साइमल्टेनियसली, ऑफ ऑल पेयर, all homologous, all pair of homologous chromosomes occur simultaneously, एक साथ होगा। यह भी तुम्हें याद रखना, एक साथ होगा, एक ही साथ। तो ये सारा जेनेटिक कॉम्बिनेशंस एक साथ ही बनने वाले हैं, ये सारा जेनेटिक कॉम्बिनेशंस एक साथ ही बनने वाले हैं। तीसरा, एक साथ तो सेग्रीगेशन तो होगा, लेकिन सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम डू नॉट डिपेंड ऑन सेग्रीगेशन ऑफ अदर पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या कह रहा है कि एक पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ये है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक साथ तो सेग्रीगेशन होगा, लेकिन ये हो सकता है कि एक में, मतलब हम ऐसे दिखा रहे हैं पर ऐसे नहीं हो रहा होता, ऐसे नहीं हो रहा, तो इस तरह से, वो तो ऐसे रहा होता है, सेपरेशन में क्रोमोसोम ऐसे है, इस तरीके से हो रहा होता। तो एक में मान लिया कि इस तरह से हुआ कि ये वाला क्रोमेटिड्स ऊपर वाला है, ये नीचे वाला, एक में ऐसे हो गया, एक में ऐसे भी हो सकता है, एक में ऐसे भी हो सकता है। ये जो है ना सेंट्रोमेयर वाला 3 डायमेंशनली आया हुआ होता है सेंट्रोसोम्स वगैरह पे। चलो ऐसे कर दो, एक सेपरेट जब हो रहा तो एक सेपरेट होके ये एक इधर चला गया और एक इधर चला गया, अगले में इधर ऐसे हो जाएगा सेपरेशंस। ये स्प्लिट हो गया, मैं तुम्हें कि फील नहीं करा पा रहा हूँ, 3 डायमेंशनली फील हो जाता है लेकिन ऐसे फील नहीं हो पाता। लेकिन एक सेपरेशन, एक का सेपरेशन दूसरे के सेपरेशन पे डिपेंड नहीं करता कि इसमें जब फर्स्ट क्रोमोसोम है, इसमें सेकंड क्रोमोसोम है, तो ये सेकंड इधर चला गया और फर्स्ट इससे चला गया। इसमें 3-4 है तो ये डिपेंड नहीं करेगा कि हमेशा जो है 3 वाला ऊपर जाएगा 4 वाला नीचे जाएगा, ऐसा नहीं है। 4 वाला ऊपर चला जाएगा, 3 वाला नीचे चला जाएगा। तो एक इधर चला गया तो एक इधर आ गया, इसमें एक इधर चला गया इधर आ गया, इसमें इस तरीके से। segregation of one pair of chromosome, one pair of homologous chromosome do not depend on other pair of homologous chromosome, other pair of homologous chromosomes। यानी एक पेयर में कौन सा जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनेगा ये दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता, कुछ भी बन सकता है। ये जो सेपरेट हो रहा तो कुछ भी हो सकता है, ये जो सेपरेट होगा कुछ भी हो सकता है, ये जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनाया कुछ भी, वो जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनाया कुछ भी, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, कहीं पे भी जा सकता है। इंडिपेंडेंटली सेपरेशन हो रहा, सेग्रीगेशन हो रहा, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम डू नॉट डिपेंड ऑन अदर पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये चीज एक लॉ को रिप्रेजेंट करता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पढ़ा होगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, पढ़े? मेंडल का एक लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये बात कर रहा होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment, independent assortment, independent assortment, इसकी बात कर रहा होता है। तो ये इवेंट्स हो गए। चलो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पे करने वाले हैं जो एनाफेज फर्स्ट है। अब यहाँ पे नहीं भी करते तो भी चलता, लेकिन एक्चुअली में जेनेटिक्स में तो करना ही पड़ेगा हमको वो बात, तो हम जेनेटिक्स का काम यहीं पे तुम्हें कर देते हैं। एक बात करते हैं एनापोलैरिटी। एनापोलैरिटी, एनापोलैरिटी समझते हो? एनापोलैरिटी, इवन अनइवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सेट खराब हो जाती है। जैसे कि 46 क्रोमोसोम होना था, ये पोलैरिटी थी,
लेकिन कोई ऐसा सेल बने जिसमें 45 क्रोमोसोम हो या 47 क्रोमोसोम, 46 ना हो, तो इसको हम कहते हैं अनइवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गया। इस तरह के इरेगुलरिटीज आने को हम कहते हैं एनापोलैरिटी। क्रोमोसोम नंबर में एनापोलैरिटी, क्रोमोसोम के अंदर, जीन के अंदर जो एनापोलैरिटी हो गया, और ये एनापोलैरिटी भी एनाफेज फर्स्ट में ही होता है। तो हमें ये एनापोलैरिटी को समझना है, एटलीस्ट आज की क्लास में हमें एनापोलैरिटी को समझ लेना है। तो एनापोलैरिटी पे हम बात करते हैं, एनापोलैरिटी पे हम बात करते हैं। एनापोलैरिटी अनइवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, क्या होता है? अनइवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसको कहते हैं एनापोलैरिटी। ये किस फेज में होता है? इसी फेज में अकर इन, जितने भी जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है ना, वो इसी के होने की वजह से हो जाते हैं। और वो होता कहां पे है? एनाफेज, क्योंकि एनाफेज से फर्स्ट से तो गुजरना ही है, गैमेट सेल को एनाफेज फर्स्ट से गुजरना ही है, और यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी बनती है। और ये कुछ भी हो सकता है। अब किसी का आड़ा टेढ़ा बच्चा पैदा हो गया जिसको क्लेनफेल्टर सिंड्रोम हो, या फिर टर्नर सिंड्रोम हो, डाउन सिंड्रोम हो, तो लोग उसको कहने लगे कि अरे यार, इसके माँ बाप का पाप लग गया है। पाप नहीं, एनापोलैरिटी में, एनाफेज में एनापोलैरिटी हो गया है, ये था। तो एनाफेज फर्स्ट के अंदर एनापोलैरिटी गैमेट में हो गया था। अब ये पाप की वजह से हुआ है कि बाप की वजह से हुआ है, नहीं मालूम, लेकिन ये एक रीजन है। क्या पढ़ने वाले हो एनापोलैरिटी में? क्या पढ़ना है? देखो, समझने के लिए मैं कुछ बता रहा हूं। ऐसे क्रोमोसोम होता है, दो बना लेते हैं, दो पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम मैं बना लेता हूं। एक पेयर इधर भी बना लेता हूं, जैसे तैसे। एक यहां पे भी बना लेता हूं मैं, यहां पे। मैं इसमें सेंट्रोमेयर वगैरह नहीं, देखो इसको ये खींच रहा, ये खींच रहा, ये खींच रहा। कायदे से क्या होना चाहिए? डिसजंक्शन होना चाहिए, डिसजंक्शन होना चाहिए। तो जब डिसजंक्शन हो रहा होता है, जब डिसजंक्शन का टाइम चल रहा होता है, जब डिसजंक्शन का टाइम चल रहा होता है, जब डिसजंक्शन का टाइम चल रहा होता है, तो क्या चल रहा होता है? तुम देखो, इस डिसजंक्शन के टाइम पे हो ये रहा है कि सम पेयर, कुछ पेयर में नॉन डिसजंक्शन हो जाता है, नॉन डिसजंक्शन हो जाता है। एनापोलैरिटी नॉन डिसजंक्शन की वजह से होता है। देखो ना क्या मतलब, इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब होता है? भाई इसमें तो हो गया सेपरेशन, मान लेते हैं इसमें सेपरेशन हो गया, डिसजंक्शन हो गया, लेकिन हुआ ऐसे, इसका नॉन डिसजंक्शन हो गया, ये निकला ही नहीं, टूटा ही नहीं, उससे पहले स्पिंडल फाइबर टूट गया। हो सकता है रस्सी से कोई चीज खींच रहे हो, हर बार वो चीज थोड़ी ना खिंचाई, कभी रस्सी भी टूट जाएगा, ऐसा हो सकता है, इत्तफाकन ये हो सकता है स्पिंडल फाइबर ब्रेक हो गया। क्या हुआ यहाँ पे? स्पिंडल फाइबर ब्रेक हो गया। जब स्पिंडल फाइबर जब कभी ब्रेक हो जाता है, तो होल सेट ऑफ क्रोमोसोम उधर चला जाएगा। अब चूंकि इधर जाना था, इधर जाना था, 23 इधर जाना था, 23 इधर जाना था, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? एक एक्स्ट्रा चला जाएगा ना इधर, जब टीलोफेज आएगा तो एक एक्स्ट्रा चला जाएगा। अब इसके बाद जो है टीलोफेज बनेगा, जो अगला स्टेज बनेगी, जिसमें यहाँ पे एक न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे एक न्यूक्लियस बनेगा, उसमें 24 क्रोमोसोम हो जाएगा। उसके बाद इसमें 22 ही रह जाएगा, तो अनइवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए, 23 होता, तब कहते हैं कि हाँ मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ, अच्छे से हुआ। लेकिन नॉन डिस्जंक्शन एक आध जगह हो जाता, दो जगह भी हो जाता, लेकिन अब तक हुआ नहीं है, ऐसा कोई डिजीज नहीं मिला कि दो जगह हुआ हो। एक आती में किसी में होता है नॉन डिस्जंक्शन में, तो एक आती स्पिंडल फाइबर टूट जाते हैं, तो हो जाता है ऐसे। अब ऐसे हो गया, अब बनना क्या है? गैमेट बनना है। मान लेते हैं कि
मेल के अंदर हुआ तो 2 अलग अलग स्पर्म बन गया है, एक ये बन गया है, एक ये बन गया है, ये भी है। अब ये क्या होगा कि इस 24 वाले से तुम किसी गैमेट को फ्यूज करवाओ किसी दूसरे गैमेट्स को, वो मान लो किसी दूसरे को 23 से कराओगे, तो जो जाइगोट बनेगा उसके अंदर 47 होगा। ठीक है, तो ये भी एक अबनॉर्मलिटीज लेके आएगा। अगर मान लिया कि इसके साथ ये कभी सेल बनेगा, जरूर बनेगा, और फिर वो जाके 23 वाले से फ्यूज किया तो यहाँ पे 45 बन गया। 47 को हम लोग क्लेनफिल्टर सिंड्रोम कहते हैं, 45 को हम लोग टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। किस वजह से हो रहा? ड्यू टू एनापोलाइडी। हम पढ़ते जेनेटिक्स में है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे छुपा हुआ है। एनापोलाइडी, एनाफेज फर्स्ट के अंदर वो सारी चीजें छुपी हुई है। तो ये 47 वाले को क्या बोलते हैं, इधर मैं कर देता हूँ। 47 वाले को क्या बोलते हैं? ये 47 वाले से क्या होता है? एक सिंड्रोम होता है, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम होता है, क्लेनफिल्टर सिंड्रोम होता है, क्लेनफिल्टर सिंड्रोम होता है। और ये 45 में क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम होता है, टर्नर सिंड्रोम होता है। तो इसमें हम लोग एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं। चलो बैक पे चलो। अरे मुझको मैं देख रहा था, इसको फिर से मैं निकाल के देखो। नहीं, कुछ और है। तो मैंने कल लाया था। अच्छा, ये 11 था। एनसीईआरटी में हम लोग पढ़ रहे हैं शायद 10 चैप्टर, आई थिंक ये वाला। ये सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये सही खुला है। इसमें कहाँ तक पहुँचे? मियोसिस, ये सब बात हम लोगों ने कर लिया है, कल ही हमने कर लिया था। कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस यहाँ पे तो ख़त्म ही हो गया। एक तो ये एनसीईआरटी ने बड़ी जल्दी जल्दी हर चीज़ कर रही है। यही सबसे बड़ी चक्कर है। ये बात हम लोगों ने कल करी थी, ये बात हम लोगों ने कल यहाँ तक कर ली थी। देखो डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस, अब यहाँ से हमें करना है ये मेटाफेज की बात करना। किधर गया? एक मिनट, इसको कमेंट है, मार्किंग कहाँ है? अच्छा इसमें है, ठीक। यहाँ पे ये बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन द बाइवेलेंट, ठीक है, बाइवेलेंट क्रोमोसोम या फिर टेट्राड क्रोमोसोम अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल फिगर आगे दे रखा होगा, माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल फाइबर ऑफ स्पिंडल अटैच्ड टू द काइनेटिक कोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। जो लिखा था मैंने वो लिखवाया भी था, यही वाली दोनों लाइन लिखवाई हमने। इक्वेटोरियल प्लेट बने हैं दो, बाइवेलेंट क्रोमोसोम ही तो अलाइन होंगे। और मैंने कहा था कि हर अपोजिट पोल से एक माइक्रोट्यूब्यूल, मतलब क्या, स्पिंडल फाइबर, उसको माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं, वो अराइज होगा और होमोलोगस क्रोमोसोम से अलाइन हो जाएगा, होमोलोगस क्रोमोसोम से
अलाइन होगा। क्या इसको एग्जिट करना पड़ेगा, वरना ये मूव नहीं करेगा। एग्जिट ही करा था, तो वही देख रहा था, अभी पीछे गायब हो गया। नहीं नहीं, कभी हो रहा है ये सब फंस जा रहा, इसका यही चक्कर है, देख रहे हो। क्लिक नहीं हो रहा, क्या हो गया। क्लिक हो नहीं रहा है बोर्ड का।